हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी कोटा क्लासरूम चैनल द ग्रेट होल नीट। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं रिडोक्स टाइट्रेशन की। आपके पास है ना, तो यहाँ पे दिख रहा है कुछ समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे एक कॉनिकल फ्लास्क है, ब्यूरेट है, स्टैंड है, तो इसको बोलते हैं रिडोक्स टाइट्रेशन। हम बात करने वाले हैं। तो रिडोक्स टाइट्रेशन में क्या होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट्स होगा और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होगा, दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। तो वहाँ पे हम बात करने वाले रिडोक्स टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन के अंदर हम बात करते हैं जैसे कि आपके पास एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है बच्चों, एसिड और बेस की रिएक्शन, वो भी एक टाइट्रेशन का पार्ट होती है। तो वहाँ पे है ना, तो वो सब कुछ हम आज बात करने वाले हैं। सो वीडियो को जरूर से लाइक करना, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको पसंद आया। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। सो माई सेल्फ लोकेश चौधरी बच्चों, दिस इज माई प्रोफाइल। ओके, हाँ, अब जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो बच्चों दिस इज माय टेलीग्राम चैनल है लोकेश सर केमिस्ट्री के नाम से। तो आपको यहाँ पे लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स, केमिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट के पेपर, क्विज पेपर, सब कुछ आपको यहाँ अवेलेबल हो जाता है। ज्वाइन कीजिए, आपके पास है ना, टेलीग्राम में टाइप करोगे लोकेश सर केमिस्ट्री के नाम से, दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप है ना, तो यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो ग्रुप में आप मुझे केमिस्ट्री का डाउट पूछ सकते हैं। और द ग्रेट होल नीट, ये आपके पास कोटा क्लासरूम अनअकैडमी कोटा क्लासरूम चैनल का आपके पास टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे क्लासेस का शेड्यूल सब कुछ आपको अवेलेबल होता है। तो ज्वाइन दिस चैनल आल्सो। अब बात करते हैं बच्चों, आप अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी पढ़ने के लिए आपको अगर कोई भी एग्जाम्स को क्रैक करना होता है तो आपको एक अच्छे टीचर्स प्लस रिलेवेंट स्टडी मटेरियल्स चाहिए और टेस्ट पेपर चाहिए आपको। तो वो मिलता है आपको प्लस और आइकॉनिक में। तो प्लस में आपको मिलता है लाइव क्लासेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस और वीकली टेस्ट आपको मिलता है। तो अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब होता है बच्चों कि आप कोई लेक्चर्स अगर आपका मिस हो गया बाद में देख सकते हो, या आप देख सकते हो कि कभी कोई टीचर का समझ नहीं आ रहा तो दूसरे टीचर का भी आप देख सकते हो। अब क्या होता है कि आपको अगर मेंटोर चाहिए, अपने प्लान्स को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना है, तो आपको जाना पड़ेगा आइकॉनिक में। आपको आइकॉनिक में तो आइकॉनिक में एक गाइड मिलता है, पर्सनल मेंटर मिलता है आपको जो पर्सनली गाइड करता है। वहाँ पे प्रॉपर आपके टेस्ट एनालिसिस होते हैं, आपके पास एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर्स होता है आपके पास। आइकॉनिक में आपको ना गाइडेंस मिलता है और इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पे टीच करता है आपके पास, डियर स्टूडेंट्स। अब मैं प्राइसेस की अगर मैं बात करूँ आपके पास, यहाँ से अगर मैं प्राइसेस की बात करूँ, प्लस और आइकॉनिक की प्राइसेस की बात करें तो आपके पास यहाँ पे 6 मंथ। अब आपको देखना है कि आपका टारगेट एग्जाम कितने बाद में आपके पास, जैसे 6 मंथ बाद में, 1 साल बाद में, या 18 मंथ्स ऑलमोस्ट 2 साल बाद में, तो उस अकॉर्डिंग आप प्लान चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जितने लॉन्ग टर्म का कोर्स परचेज करते हो प्राइसेस उतने ज़्यादा क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और आप यहाँ पे अगर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको जब आप कोड यूज करोगे LC नीट, लोकेश चौधरी नीट कोड यूज करते हो किसी भी कोर्सेज पे, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। और साल भर का कोर्स आपको इस अमाउंट में मिलता है ना, 34 एंड आसपास आपके पास, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल ऑफलाइन के कंपेयर में। अगर मैं आइकॉनिक की बात करता हूँ बच्चों, आइकॉनिक में आपके पास कुछ फीचर एक्स्ट्रा थे, आपके पास लाइव डाउट सोल्विंग, पर्सनल गाइडेंस आपके पास था, टेस्ट एनालिसिस था, फिजिकल नोट्स थे, बहुत सारे फीचर एक्स्ट्रा थे। तो प्राइसेस थोड़ा सा इसका इंक्रीज हो जाता है। और आपके पास क्या होगा, जैसे 6 मंथ का कोर्स है, टारगेट एग्जाम्स आपका 1 साल बाद में, ऑलमोस्ट 2 साल बाद में, उस अकॉर्डिंग आप अपना प्लान चूज करना। यहाँ पे भी आप 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जब कोड यूज करोगे LC नीट, लोकेश चौधरी नीट कोड यूज करोगे, और साल भर का कोर्स आपको इतने अमाउंट में मिल जाता है 50.5 में। तो काफी अफोर्डेबल होता है ऑफलाइन के कंपेयर में, और इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पे टीच करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो चूज द प्लान अकॉर्डिंग टू योर नीड्स आपके पास। अब बात करते हैं बच्चों रिडोक्स टाइट्रेशन आपके पास है ना। व्हाट इज द नीड ऑफ टाइट्रेशन, टाइट्रेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। ये वाला डायग्राम आपके पास होता है, आपने देखा होगा या कभी आपने स्कूल्स में देखा होगा। यहाँ पे कुछ इस तरह के ये कॉनिकल फ्लास्क का स्टैंड है, इसको हम बोलते हैं ब्यूरेट बोलते हैं। यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन फिलअप होता है, यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन फिलअप होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, टाइट्रेशन में क्या करते हैं बच्चों, सिंपली अगर मैं टाइट्रेशन की मैं बात करता हूँ तो टाइट्रेशन में क्या करते हैं कि विद किसी भी नॉन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें पता होती है, उसकी हेल्प से क्या करते हैं हम, अननोन सॉल्यूशन होता है उसकी कंसंट्रेशन को निकालते हैं आपके पास। तो एक्चुअली क्या होता है आपके पास, यहाँ पे आपके पास जो सॉल्यूशन आपके पास होता है बच्चों, ये सॉल्यूशन जो होता है जैसे अननोन सॉल्यूशन होता है यहाँ पे ना, इसकी कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है। अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी होती है ना, ये इसकी कंसंट्रेशन को हमें फाइंड आउट करना होता है। अननोन सॉल्यूशन, इसकी कंसंट्रेशन हमें पता नहीं होती है ना, अननोन कंसंट्रेशन है। अननोन सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन तो हमें पता है, तो इसकी कंसंट्रेशन जो होती है बच्चों, अननोन कंसंट्रेशन आपके पास, इसकी कंसंट्रेशन हमें पता नहीं होती। अननोन कंसंट्रेशन जो बीकर में जो होता है सॉल्यूशन उसकी, और यहाँ पे इसको बोलते हैं ब्यूरेट बोलते हैं बच्चों ना, ब्यूरेटर, जो एक ट्यूब होती है आपके पास, स्टैंड होता है यहाँ पे, तो इसमें आपके पास क्या होता है, ब्यूरेट होता है, एक स्टॉप होता है यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं टाइट्रेंट। इसमें जो फिलअप होता है ना, तो इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन नोन होती है। इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, नोन होती है आपके पास, कंसंट्रेशन नोन आपके पास, ठीक है। और इसमें जो सॉल्यूशन फिलअप होता है उसको बोलते हैं हम टाइट्रेंट।
और यहाँ पे जो सॉल्यूशन फिलअप है उसको हम बोलते हैं टाइट्रेट बोलते हैं बच्चों ना। यहाँ पे जो सॉल्यूशन फिलअप है ना अननोन कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं टाइट्रेट आपके पास, टाइट्रेट, बिकॉज इसका टाइट्रेशन हम किसका करें, इसका आपके पास है ना। तो आपके पास क्या है, ये टाइट्रेशन सिंपली क्या होता है, सिंपली होता है आपके पास कि विद द हेल्प ऑफ ए नॉन कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन होता है नॉन कंसंट्रेशन का, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, रिडॉक्स, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन यहाँ पे, एक सॉल्यूशन यहाँ पे है, यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग होगा, रिड्यूसिंग हो, तो हो सकता है यहाँ पे रिड्यूसिंग हो, ऑक्सीडाइजिंग हो, तो दो सॉल्यूशन है ना, उसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करेगा और एक दूसरा क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास एक्ट करेगा। तो यहाँ पे रिएक्शन होती है आपके पास, जिसको बोलते हैं टाइट्रेशन। आपके पास समझ में आ गया। सिंपली टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, सिंपली टाइट्रेशन का मतलब होता है कि फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ए नॉन सॉल्यूशन, उसको हम बोलते हैं टाइट्रेशन। और रिडॉक्स टाइट्रेशन क्यों बोल दिया, बिकॉज यहाँ पे जो सॉल्यूशन है और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एक्ट करेगा और एक क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट्स एक्ट करेगा, इसलिए हम बोलते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो इसमें लिख लो बच्चों, इसमें लिखो टाइट्रेशन में लिखो, टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेशन में लिखो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ, है ना, विद द हेल्प ऑफ नॉन सॉल्यूशन कंसंट्रेशन we find the concentration of, we find the unknown concentration of टाइट्रेट है ना, टाइट्रेट आपके पास है, टाइट्रेट यहाँ पे होता है और यहाँ पे आपके पास क्या होता है, कंसंट्रेशन नॉन होता है आपके पास, इसको बोलते हैं टाइट्रेंट आपके पास। तो यहाँ पे क्या हो गया, टाइट्रेशन विद द हेल्प ऑफ नॉन सॉल्यूशन आपके पास है ना, नॉन, यहाँ पे इधर बोलो विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे लिखो टाइट्रेंट आपके पास ना, टाइट्रेंट विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेंट ना। नॉन कंसंट्रेशन की क्या होती है, इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, हमें नॉन होती है, तो यहाँ पे हो गया नॉन कंसंट्रेशन आपके पास, नॉन कंसंट्रेशन वी फाइंड द अननोन कंसंट्रेशन ऑफ टाइट्रेंट, इसको बोलते हैं हम टाइट्रेशन आपके पास है ना। तो यहाँ पे एक एक्ट करता है यहाँ पे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है ना के पास, तो ये आपके पास क्या होगा, टाइट्रेट होगा, टाइट्रेट प्लस टाइट्रेंट मिलके है ना, टाइट्रेट प्लस टाइट्रेंट आपके पास। अब सिंपल ध्यान रखना कि टाइट्रेट क्या होता है आपके पास, कभी बार एग्जाम्स में तो ये टाइट्रेट, क्योंकि जिसका टाइट्रेशन करेंगे वो टाइट्रेट होगा, तो वो क्या होगा, अननोन है, तो इसका टाइट्रेशन करेंगे, इसीलिए तो टाइट्रेशन करेंगे, इसका कंसंट्रेशन हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे दोनों रिएक्ट करता है आपके पास, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे जनरली आपके पास क्या होता है, टाइट्रेट आपके पास ये क्या करता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और हो सकता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करेगा। जो ज़्यादातर जो हम यहाँ पे हम KMnO4 का टाइट्रेशन की बात करेंगे, K2CR7 के टाइट्रेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम KMnO4 K2CR से फिलअप करेंगे और जो अननोन सॉल्यूशन आपके पास होगा उसको यहाँ पे, तो जनरली आपके पास यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट्स हो गया और टाइट्रेंट जो होगा आपके पास क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो गया, सिंपली आपके पास ना, ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास क्या होता है, अब यहाँ पे दो तरह के सॉल्यूशन आपके पास होते हैं ना, एक होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपके पास। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होते हैं, सिंपली है ना, यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो होते हैं, इट इज द सॉल्यूशन व्हिच कंसंट्रेशन इज नोन एंड इज टेकन इन ब्यूरेट इज आल्सो कॉल्ड टाइट्रेंट आपके पास। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होंगे जिनकी कंसंट्रेशन में क्या होगी, नोन होंगे आपके पास है ना, और टेकन इन ब्यूरेट आपके पास, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यहाँ पे होगा एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपके पास होगा, तो यहाँ पे अगर सिंपल बोले टाइट्रेशन क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वी डिटरमाइन द, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए अननोन सॉल्यूशन आपके पास, तो वो भी डेफिनेशन आपके पास हो जाएगी, समझ में आ गया। यहाँ पे उसको बोलते हैं टाइट्रेंट। अब यहाँ पे टाइट्रेंट्स दो टाइप के होते हैं आपके पास है ना, यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी होता है जिसको हम बोल रहे हैं ना, और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या होता है बच्चों आपके पास, अगर मैं प्राइमरी की मैं बात करता हूँ, सिंपली आप टॉक अबाउट प्राइमरी, तो यहाँ पे क्या है, these reagent can be accurately weighted and their solution are not to be standardized before use। तो प्राइमरी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के पास होते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया कि इनका कंसेंट्रेशन एक्यूरेटली वेट किया जा सकता है आपके पास ना, कि इनको अगर जैसे लैब में आपके पास कंटेनर में ओपन होते हैं, तो ये क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या मॉइस्चर वगैरह एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, या लॉन्ग स्टैंडिंग पे क्या होता है बच्चों, ये डिकम्पोज नहीं होंगे आपके पास है ना, या
क्या होता है, ये वाले वो वाले सॉल्यूशन जनरली होते हैं जिनकी ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती आपके पास, है ना। तो इसीलिए आपके पास तो ऑक्सैलिक एसिड हो गया, डाइक्रोमेट हो गया, AgNO3, कॉपर सल्फेट, जैसे कि फेरस अमोनियम सल्फेट आपके पास जो होता है आपके पास, है ना, वो आपके पास हो गया ना। मोर सोल्ट आपके पास, है ना, मोर सोल्ट आपके पास हो गया ना, यहाँ पे मोर सोल्ट हो गया आपके पास, या हाइपो सोडियम थायोसल्फेट आपके पास हो गया। समझ में आ गया। एक होता है सेकेंडरी टाइट्रेंट आपके पास। सेकेंडरी टाइट्रेंट वो वाले सॉल्यूशन होते हैं, दीज रिएजेंट कैन नॉट बी एक्यूरेटली वेटेड एंड दियर सॉल्यूशन आर टू बी स्टैंडर्डाइज बिफोर यूज। स्टैंडर्डाइज हम करते हैं, मतलब ये वाले सॉल्यूशन इधर देखो, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड जो होता है आपके पास, है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक्यूरेटली वेट किया जा सकता है, क्योंकि ये वाले सॉल्यूशन आपके पास होंगे। जैसे कि NaOH है, ये एक्यूरेटली वेट क्यों नहीं किया जाएंगे, जैसे NaOH है, आपने क्या किया, आपके पास घर में सॉल्ट होता है, नमक होता है ना, जैसे NaCl हुआ, तो NaH वगैरह क्या होगा आपके पास, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब आप इसको वेट मेजर करते हो, इनका जब आप वेट मेजर करते हो तो वहाँ पे क्या वेट ज़्यादा दिखाएगा, बिकॉज ने मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया। तो एक्चुअली में जब आप रिएक्शन करोगे, एक्चुअली में NaOH तो क्या रहेगा, कम रहेगा ना, लेकिन आपने मेजर कर लिया कि इतना ग्राम मैंने NaOH लिया, एक्चुअली में क्या होगा, NaOH एक्चुअली में कम है, क्योंकि इसमें क्या है, वाटर ऑलरेडी यहाँ पे क्या होता है आपके पास होता है आपके पास। जैसे अब जैसे कि मैं बात करता हूँ, जैसे KMnO4 हो गया आपके पास, जैसे KMnO4 हो गया, जैसे आयोडीन हो गया, आयोडीन भी क्या होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है आपके पास। KMnO4 क्यों यूज करते हैं सेकेंडरी आपके पास, KMnO4 क्यों होता है, क्योंकि सिंपली KMnO4 इसलिए होता है क्योंकि इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इजीली आपके पास क्या हो गया कि थोड़ी सी कंडीशन में जैसे कि अलग अलग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी टाइट्रेंट आपके पास। तो सिंपल आपके पास समझ में आ गया। यहाँ पे एक होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमें नोन होती है, और उसको हम क्या करते हैं, ऊपर में लेंगे, ब्यूरेट में लेंगे आपके पास, है ना, और उसको बोलते हैं टाइट्रेंट। और जो नीचे जो बीकर में होगा उसको बोलते हैं टाइट्रेट, क्योंकि उसका हम टाइट्रेशन करने जा रहे हैं। अब ये भी दो टाइप के आपके पास होते हैं, प्राइमरी, आपको पूछ लिया जाता है ना कि प्राइमरी टाइट्रेंट और सेकेंडरी टाइट्रेंट। तो प्राइमरी टाइट्रेंट का मतलब होता है सिंपली कि ये एक्यूरेटली वेट, जितना हमने वेट लिया उतना ही एक्चुअली है ना, क्योंकि मॉइस्चर साइड जो अलग अलग वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट में नहीं जा रहे, तो एग्जैक्ट वेट वही रहेगा प्राइमरी। सेकेंडरी का मतलब क्या हो गया, इनका एक्यूरेटली हम मेजर नहीं कर पाते, है ना, तो इनको क्या करते हैं आपके पास, इनको स्टैंडर्डाइज करते हैं बिफोर आपके पास, इनको स्टैंडर्डाइज करते हैं, ताकि इसके बाद में क्या होता है, स्टैंडर्डाइज करने के तरीके होता है आपके पास, है ना। जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो ना आपके पास, तो इनकी स्टैंडर्डाइज करने के तरीके होते हैं, तो उसका फिर एक्यूरेटली हमें पता पड़ता है कि इसलिए ना, क्योंकि मॉइस्चर वगैरह एब्जॉर्ब कर लेगा, अलग अलग स्टेट में चला जाएगा, तो हमें एग्जैक्ट वेट पहले वेट लेने के बाद में इसका हमें क्या करना, स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। अब आपके पास आ गया टाइट्रेट आपके पास, है ना, कुछ बेसिक टर्म्स आपके पास होती है, टाइट्रेट, टाइट्रेशन। तो बस ये इसलिए है कि कभी कंफ्यूज नहीं होना, बस, है ना, सिंपल, है ना, सिंपल कंफ्यूज नहीं होती, टर्म्स होती है बेसिकली आपके पास। बेसिकली होगा क्या पूरा, टाइट्रेशन सिंपली क्या है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है। तो यहाँ पे तो टाइट्रेट की अगर मैं बात करूँ, टाइट्रेट कहाँ होगा, नीचे अब, है ना, टाइट्रेट कहाँ था, यहाँ पे, इसका टाइट्रेशन करने जा रहे हैं, उसको टाइट्रेट बोलते हैं, और जिससे करे उसको बोलते हैं टाइट्रेंट बोलते हैं। तो टाइट्रेट क्या होता है, टाइट्रेट आपके पास सिंपली होता है सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ ए सब्सटेंस टू बी एस्टिमेटेड, इट्स जनरली टेकन इन ए बीकर आपके पास, जिसका कंसंट्रेशन हमें निकालना है उसको हम बोलते हैं टाइट्रेट आपके पास, है ना। एक पॉइंट और होता है इक्विवेलेंस पॉइंट। अगली बात इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है आपके पास, इक्विवेलेंस पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जहां पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस आपने पढ़ा है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस आपने पढ़ा है, ये वो पॉइंट होता है जहां पे ऊपर जो बीकर वाला जो सॉल्यूशन होगा, टाइट्रेट और टाइट्रेंट के क्या होंगे, इक्विवेलेंट क्या होंगे, इक्विवेलेंस पॉइंट पे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, इट इज द पॉइंट वेयर द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ टाइट्रेंट एडेड इट बिकम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ टाइट्रेट। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे दोनों के आगे पास क्या होंगे, टाइट्रेशन क्या होंगे, आगे पास बराबर आ जाएंगे ना, इक्विवेलेंस बराबर होंगे। और वहां पे क्या होता है, तो एक इक्विवेलेंस पॉइंट पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, है ना, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ टाइट्रेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ टाइट्रेट। आपके पास दोनों के आपके पास बराबर हो जाएंगे। तो आपके पास क्या होगा बच्चों, यहां पे N1V1 इक्वल टू N2V2, N1V1 इक्वल टू N2V2। और नॉर्मलिटी को क्या लिखा, नॉर्मलिटी को लिखा मोल्स इनटू मोलरिटी, दिस इज मोलरिटी आपके पास, यहां पे भी लिख सकते हो, या और लिख सकते हो दूसरा जो मैंने बताया था, मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स इनटू एन फैक्टर लिख सकते हो बच्चों, एन फैक्टर 1 इक्वल टू मोल्स दूसरे वाले के मोल्स 2 इनटू एन फैक्टर कितना हो गया, एन फैक्टर 2 आप लिख सकते हो। ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो आपके पास, सिंपल इक्विवेलेंस के हिसाब से। बस सिंपली कुछ नहीं करना बच्चों, है ना, जैसे कि लॉ केमिकल इक्विवेलेंस में हमने पढ़ा था यहाँ पे, तो सिंपली वही आपको अप्लाई करना है, सिंपल फंडामेंटल्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो टाइट्रेशन कुछ नहीं, आपके पास होता है इक्विवेलेंस पॉइंट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इक्विवेलेंस पॉइंट पहुंच गया है ना।
अब हाउ यू नो कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम सिंपली कर रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, ये एक सॉल्यूशन लेते हैं, है ना, ये अननोन सॉल्यूशन आपके पास होता है, इसको पूरा फिलअप कर देते हैं, इसका हमें कंसंट्रेशन पता है, अब इसका कंसंट्रेशन हमें पता है आपके पास, ठीक है, तो इस नॉब को हम धीरे से ओपन करते हैं, जैसे हम लैब में जब एक्सपेरिमेंट्स करते थे आपके पास, है ना, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको क्या होता था, ये सॉल्यूशन आपके पास हुआ, है ना, ये अब इसकी कंसंट्रेशन आपको निकालनी, इसका कंसंट्रेशन में पता नहीं है, तो जैसे कि पहले ऊपर से इस नॉब को ओपन कर देते, धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा, सॉल्यूशन नीचे आता जाएगा, नीचे आ जाएगा, और इसको क्या करते हैं आपके पास, इसको जनरली आपके पास क्या करते हैं, इसको मिक्सअप करते रहते हैं, धीरे धीरे इसको आपको इस मिक्स करते रहो, आते रहेगा, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये आपके पास कलरलेस है अभी, है ना, कलरलेस से कोई दूसरा कलर चेंज हो जाएगा, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। उस टाइम पे क्या करते हैं बच्चों, उस टाइम पे इस नॉब को बंद कर देते हैं, तो सपोज यहाँ तक पहले सॉल्यूशन भरा हुआ था यहाँ पे, और ये खाली यहाँ तक हो जाता है, तो अपने को पता चल गया कि ये वॉल्यूम कितना खाली हो गया, कितना कंज्यूम हुआ, इसकी वॉल्यूम हमें पता है, इसका कंसेप्ट, इसका नॉर्मलिटी हमें पता है N1 V1, इसकी वॉल्यूम ऑलरेडी हमें पता थी कि हमने कितना लिया, सपोज मैंने 10 ml लिया, 20 ml लिया, हमें पता थी, तो आपको जैसे इक्विवेलेंस पॉइंट पे पता चलेगा यहाँ पे, है ना, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, तो N1 V1 इक्वल टू N2 V2 लगा दोगे, तो यहाँ पे N1 V1 इक्वल टू N2 V2, इसकी नॉर्मलिटी पता है, ये वॉल्यूम कितना खाली हुआ ये पता है, इसकी कंसंट्रेशन हमें निकालना N2 V2 हमें ऑलरेडी पता है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं, जैसे मिनिमम 3 रीडिंग्स लेते हैं, मिनिमम, तो कभी कभी होता है 3 4 5 रीडिंग्स होते हैं ना के पास, तो उस एक पॉइंट पे क्या होता है, उनके फिर एवरेज लेते हैं, तो वहाँ पे इस तरह का कंसंट्रेशन हमें, अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन में पता चल जाता है कि ये इसका कंसंट्रेशन क्या है, तो बिल्कुल एक बेसिक टेक्निक होती है आपके पास, है ना, यहाँ पे ये कि इसका कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने की, एग्जैक्ट कंसंट्रेशन क्या है, तो टाइट्रेशन की हेल्प से हम निकाल देते हैं आपके पास। अब ये इधर देखो थोड़ा सा पिंक पिंक कलर का हो रहा है आपके पास, तो हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, तो वहाँ पे क्या होता है, कलरलेस से, जैसे KMnO4 का जब टाइट्रेशन करते हैं ना, तो कलरलेस से पिंक हो जाता है, तो वहाँ पे उस टाइम पे नॉब को स्टॉप कर दो, पता चल जाता है आपके पास, है ना। तो अगला आपके पास हमें पता कैसे चलता है कि कलरलेस से पिंक कैसे टर्न होगा, हम वहाँ पे एक यूज करते हैं बच्चों, इंडिकेटर यूज करते हैं, इंडिकेटर, है ना, तो इंडिकेटर हम क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप, यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या होता है, ऑलरेडी क्या करते हैं, यहाँ पे जब इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं ना बच्चों, यहाँ पे हम ऑलरेडी क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप इंडिकेटर ऐड कर देते हैं, है ना, यहाँ पे इंडिकेटर ऐड कर देते हैं आपके पास, तो इंडिकेटर आपके पास है ना, जैसे KMnO4 का जब टाइट्रेशन करते हैं ना, तो वहाँ पे वो सेल्फ इंडिकेटर एक्ट करता है, लेकिन दूसरे आपके पास जैसे K2CR2O7 की बात करेंगे, इंडिकेटर आपके पास, तो व्हाट आर द इंडिकेटर आपके पास, इंडिकेटर होता है क्या बच्चों, है ना, इंडिकेटर क्या है, an auxiliary substance added for the physical detection of completion of titration at the equivalence point आपके पास, तो इंडिकेटर सिंपली क्या होगा कि जैसे मैंने ऑलरेडी हम ऐड कर देते हैं, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तभी हम इसको ऐड कर देते हैं, जैसे इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा आपके पास, तो ये उस पॉइंट पे आपको कैसे दिखेगा, धीरे धीरे आपके पास, है ना, ऊपर से स्लोली स्लोली सॉल्यूशन आपके पास आ रहा है, तो एक पॉइंट ना धीरे धीरे मिक्सअप करो, पहले हल्का हल्का पॉइंट आपके पास आएगा, हल्का हल्का पिंक बनेगा, और एक पॉइंट पे आपके पास क्या होगा, तो बिल्कुल डार्क पिंक बन जाएगा आपके पास, है ना, तो पिंक आपके पास हो गया, तो अलग अलग टाइप के है ना यहाँ पे, तो इंडिकेटर यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे ज़्यादातर जो हम बात करने वाले हैं ना, तो इधर देखो, इट जनरली शोज कलर चेंज ऑन कंप्लीशन ऑफ टाइट्रेशन, यहाँ है ना, टाइट्रेशन, तो यहाँ पे आपके पास हो गया मिथाइल ब्लू, हम पढ़ेंगे ना, तो मिथाइल ब्लू आपके पास हो गया, है ना, फेनोप्टलीन हो गया, है ना, फेनोप्टलीन हो गया, डाइमिथाइल ब्लू हो गया, या डाइफिनाइल अमीन हो गया आपके पास, इंडिकेटर आपके पास मिथाइल ब्लू आपके पास है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह का सॉल्यूशन चेंज हो जाता है ना, इस तरह से आपके पास है ना, ये पिंक कलर का जैसे आपके पास हो गया, जैसे तो यहाँ पे ना, समझ में आ गया। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या क्या बच्चों, यहाँ पे अगर मैं मेन पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, एक होता है टाइट्रेशन में टाइट्रेट होता है ना, जिसका अननोन कंसंट्रेशन उसकी होती है आपके पास, एक होता है टाइट्रेंट होता है, टाइट्रेंट क्या होता है आपके पास, उसकी कंसंट्रेशन में नोन होता है आपके पास, एक होता है आपके पास यहाँ पे, एक क्या होगा इक्विवेलेंस पॉइंट, जहाँ पे इक्विवेलेंट बराबर हो जाएंगे, और एक पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे एक टर्म होता है इंडिकेटर, बस ये बेसिक टर्म आपको पता होना चाहिए, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, है ना, कोई भी क्वेश्चन आप करोगे, सारे क्वेश्चन आप आसानी से इजीली सोल्व कर सकते हो आपके पास, इजीली यू कैन सोल्व आपके पास, ओके, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया आपने लैब में किया, कभी स्कूल में कभी एक्सपेरिमेंट किया हो, किया ना यहाँ पे,
तो इस तरह के मतलब किया होगा ना आपके पास, तो थोड़ी देर में आगे यहाँ पे कभी कभार क्या करते हैं बच्चों, इसको हीट भी करते रहते हैं, इसको क्या करते हैं हीट भी करते, थोड़ा सा हल्का हल्का हीटिंग करते रहते हैं आपके पास, क्योंकि उससे क्या हो रिएक्शन कैरिड आउट होते हैं आपके पास। तो इंडिकेटर को क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे जब रिएक्शन स्टार्ट होती है ना आपके पास, जैसे KMnO4 में तो नहीं करते क्योंकि वो सेल्फ इंडिकेटर होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो आगे पास जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा, आगे जो टाइट्रेशन पढ़ेंगे उसमें क्या करते हैं, इसमें आगे पास क्या करते हैं हम ऑलरेडी ड्रॉप बाय ड्रॉप है ना, एक ड्रॉप बाय ड्रॉप का इंडिकेटर इसमें ऐड कर देते हैं ऑलरेडी। तो अपने आप क्या होगा, जैसे ही एंड पॉइंट आएगा तो कलर चेंज कर लेगा, और कलर चेंज करना क्या बताता है ना, इक्विवेलेंस पॉइंट पहुंच गया आपके पास। समझ में आ गया? बस सिंपल सा फंडामेंटल ये होता है आपके पास टाइट्रेशन का। ओके, अब जैसे कि आपके पास मैं बताता हूँ सम कॉमन रिडॉक्स टाइट्रेशन जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आपके पास क्या हो गया, जैसे KMnO4 आपके पास हो गया आपके पास है ना, तो जैसे कि KMnO4 का हुआ, डाइक्रोमेट का आपके पास हुआ, तो एस्टिमेशन हम जैसे फेरस आयन का एस्टिमेशन हम करते हैं, तो सिंपली आपके पास क्या होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपके पास है, सिंपली आपके पास देखो अगर एसिडिक मीडियम में हम ले रहे हैं तो इसको Fe+2 से Fe+3 में ऑक्सीडाइज कर देगा सिंपली, ये खुद किस में चला जाएगा Mn+7 से +2 में आपके पास यहाँ पे, सिंपली ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का आपके पास रोल प्ले करेगा, और ये किसका रोल प्ले करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट्स आपके पास, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा। अब ये आपके पास ऑक्सलेट आयन आपके पास हो गया, ऑक्सलेट आयन को किसमें भेज देता था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन CO2 में भेज देगा आपके पास है ना, यहाँ पे किसमें भेज देगा आपके पास, CO2 में भेज देता है आपके पास यहाँ पे, और खुद किसमें चला जाता है आपके पास, +2 में चला जाता है ना, यहाँ पे खुद +2 में चला जाता है यहाँ पे। ओके, अब H2O2 हो गया, H2O2 का एन फैक्टर कितना आता है आपके पास, एन फैक्टर 2 आता है, यहाँ से H2O2 किसमें भेज देगा, O2 में भेज देगा आपके पास, तो यहाँ पे खुद स्टिल आपके पास Mn+ में जाएगा है ना। आर्सेनिक है ना, आर्सेनिक को किसमें भेज देगा है ना, खुद किसमें आपके पास, यहाँ पे +3 में आया तो प्लस कितना चला जाएगा आपके पास, कितना चला जाएगा यहाँ से +5 आपके पास चला गया मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, इस तरीके से और आपके पास ये हो गया। तो मेनली जनरली तो ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट होता है ना बच्चों, ये वाले होते हैं आपके पास है ना, यहाँ तक इंपॉर्टेंट होते हैं ज़्यादातर, आर्सेनिक के कम पूछे जाते हैं आपको एग्जाम्स पे। तो सिंपली आपके पास क्या करना है, तो ये रिएक्शन आपको ध्यान है, ठीक है, तो इसको अभी मैं करा रहा हूँ आपके पास है ना, नोट मत करो इसको ना, सिंपली जब एग्जांपल्स करेंगे ऑलरेडी कर चुके हैं ना, तो बाद लिखने से मतलब नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है, जैसे परमैंगनेट आपके पास टाइट्रेशन की अगर हम बात करेंगे पास, जैसे KMnO4 की मैं बात कर रहा हूँ आपके पास है ना, KMnO4 का जब हम टाइट्रेशन करते हैं ना, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम से पूछा जाता है वो होता है KMnO4 है ना, और डाइक्रोमेट आपके पास, तो सिंपली आपके पास पूछा जाता है रिएक्शन आपके पास है ना, और इसकी सारी रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आपके पास। ओके, तो अब आपके पास क्या होता है, इस वाले टाइट्रेशन में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का रोल प्ले करेगा, ये इसको किसको में लेंगे आपके पास, ऊपर ब्यूरेट में तो क्या होगा, किसका रोल प्ले करेगा, टाइट्रेंट का रोल प्ले करेगा आपके पास है ना, प्रोवाइडेड बाय, और इसको क्या करते हैं डाइल्यूट H2SO4 के लिए साथ मिक्स करते हैं। एसिडिक मीडियम में आपने पढ़ा ना इनफेक्टर, Mn+7 से किसमें चला जाता है, +2 में चला जाता है। अब यहाँ पे इधर देखो डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं। अब आपके साथ जनरली जो क्वेश्चन बनता है वो आपके पास होता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के टाइट्रेशन में हम डाइल्यूट H2SO4 क्यों यूज करते हैं, वाई एसिडिक मीडियम यूज करें, वाई वी कांट यूज, जैसे कि आपके पास हो गया आपके पास HCl हो गया, HCl क्यों यूज नहीं करते आपके पास है ना, यहाँ पे है ना, क्यों यूज नहीं करते, क्या नहीं उसका रीजंस नहीं होता कि यहाँ पे है ना कि डाइल्यूट H2SO4 आपके पास है ना, जैसे HCl यूज करेंगे, अब इधर देखो HCl यूज करेंगे, अब ये इसलिए ये आपके पास क्या होगा, अगर इसमें सल्फर है तो ये किस फॉर्म में आपके पास है, SO4 2- में है, तो सल्फर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास है, 6 आपके पास, अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आपके पास है ना, तो इसको KMnO4 ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, पहले तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके पास है ना, तो KMnO4 के साथ ही रिएक्ट नहीं कर पाएगा आपके पास है ना। अगर आप HCl यूज करते हो, HCl में क्या होगा, Cl- जो होता है वो आपके पास किस में होगा, Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, Cl- को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, तो आपके पास क्या होगा, उसका पहले अमाउंट क्या हो गया, कुछ अमाउंट यहीं पे कंज्यूम हो गया, इसीलिए आपके पास है ना। और जैसे कि आपके पास हो गया HNO3 भी यूज नहीं करते, HNO3 क्या होता है, खुद एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होता है, तो आपको क्या करेगा, नीचे जो आपके पास है टाइट्रेट है उसको भी वो क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, इसीलिए हम क्या करते हैं डाइल्यूट H2SO4 हम यूज करते हैं यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि KMnO4 वर्क्स एज ए सेल्फ इंडिकेटर आपके पास, और जो आगे पिंक कलर इज द इंडिकेशन ऑफ द एंड पॉइंट आपके पास यहाँ पे, तो KMnO4 खुद ही क्या होता है यहाँ पे, सबसे ध्यान रखना आपके पास है ना, KMnO4 के टाइट्रेशन में बच्चों क्या होते हैं कि इट्स ए सेल्फ इंडिकेटर आपके पास होता है, ये खुद ही सेल्फ इंडिकेटर होता है, यहाँ पे हमें इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती आपके पास। और मेनली यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ आपके पास, जैसे कि इसको +2 ऑक्सिलिक एसिड हो गया, ऑक्सलेट हो गया, H2O2 हो गया, इनके टाइट्रेशन के लिए ये जनरली आपको यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या, तो खुद तो आपके पास इसको Fe+2 को किसमें भेज देगा आपके पास, Fe+2 को बच्चों भेज देगा, Fe+3 में भेज देगा, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा आपके पास खुद। ऑक्सिलिक एसिड की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, अगर ऑक्सिलिक एसिड की मैं बात करता हूँ तो C2O4 2- से किसमें भेज देता है आपके पास, CO2 में भेज देगा,
तो एन फैक्टर कितना आता था यहाँ से, एन फैक्टर आपके पास, इसका एन फैक्टर कितना आएगा आपके पास, एन फैक्टर आएगा 1, इसका एन फैक्टर कितना आता था 2 यहाँ पे, क्योंकि कार्बन कितना है +3 से +4 में जा रहा है, तो एक का चेंज है और कितने कार्बन एटम से 2 है, तो आपके पास एन फैक्टर आएगा 2। ऑक्सिलेट आपके पास ऑक्सिलिक एसिड होगा आपके पास है ना, या ऑक्सिलेट आपके पास, ऑक्सिलेट का मतलब हो गया सोडियम सोल्ट आपके पास वगैरह हो गया, जैसे कि Na2C2O4 2 माइनस आपके पास हो गया, तो यहाँ पे, और जैसे H2O2 की मैं बात करा के पास, जैसे H2O2 की मैं बात करा था, तो H2O2 को क्या करेगा के पास, ऑक्सीडाइज कर देगा के पास है ना, तो O2 में चला जाएगा के पास है ना, O2 में चला जाएगा और 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ से, तो इस तरीके से आपके पास, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना आता है 2 आता है, समझ में आ गया। इज इट क्लियर? तो सिंपल आपके पास ये होता है ना KMnO4 की अगर हम बात करते हैं तो ओके। तो मेन सवाल यहाँ पे क्या बनता था, यहाँ पे सवाल एक बनता था कि वाई डाइल्यूट H2SO4, वाई डाइल्यूट H2SO4 इज यूज्ड इन KMnO4 टाइट्रेशन, आपके पास KMnO4 टाइट्रेशन है ना, नोट HCl एंड HNO3 है ना, ये क्यों यूज नहीं करते थे आपके पास है ना यहाँ पे। तो सिंपल से आपके पास बात है, अगर मैं इसलिए यूज करता था यहाँ पे, अगर मैं सिंपली अगर लिखूँ डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखते चलो कि H2SO4 में आपके पास, कि डाइल्यूट H2SO4 में क्या होता है, डाइल्यूट H2SO4 इसका जो रीजन्स होता है आपके पास, तो सल्फेट आयन हो गया SO4 2 माइनस, तो मैक्सिमम सल्फर क्या, सल्फर इज इन एस इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो रिएक्ट नहीं करेगा इसके साथ है ना, एस क्या आपके पास, एस की मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कितनी है बच्चों, यहाँ से एस की ऑक्सीजन स्टेट आपके पास तो +6 में आपके पास है, तो मैक्सिमम ये क्या होगा, मैक्सिमम सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा आपके पास, तो KMnO4 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगर आपके पास HCl होता है बच्चों, आपके पास HCl होता है, तो HCl क्या होता है, HCl में Cl माइनस, HCl के अंदर क्या होता है, Cl माइनस किस में चला जाता है, Cl2 में चला जाता है आपके पास, तो इसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है आपके पास है ना, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, KMnO4 ऑक्सीडाइज्ड है ना, HCl आगे पास, HCl आगे पास में ऑक्सीजन कर देता है Cl2 में, तो ऑलरेडी क्या हो गया, HCl था है ना, यहाँ पे KMnO4 एग्जैक्ट कितना था, ऑलरेडी क्या हो गया, अमाउंट उसका कम हो गया आपके पास। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ HNO3 क्यों यूज नहीं करते, अब HNO3 खुद क्या आपके पास स्ट्रॉन्ग है ना, तो ऑलरेडी क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपके पास, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपके पास है, तो ये क्या करेगा, इट ऑक्सीडाइज द टाइट्रेट आगे पास, इट ऑक्सीडाइज द टाइट्रेट आगे पास, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसको क्या कर देगा, टाइट्रेट को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्या होंगे उसके इक्विवेलेंट्स पता नहीं चल पाएंगे है ना, जैसे वहां पे क्या ऊपर से KMnO4 भी आगे पास आ रहा है, KMnO4 भी आ रहा है और आगे पास HNO3 भी आ रहा है, तो हमें एग्जैक्ट कितने इक्विवेलेंट उसके ऑक्सीडाइज हुए हमें पता नहीं चल पाएंगे ना यहाँ से, तो यहाँ पे ना, तो इट ऑक्सीडाइज टाइट्रेट, तो एग्जैक्ट हमें क्या पता चलेगा, एग्जैक्ट हमें एक्यूरेटली क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक्यूरेटली हमारे पास टाइट्रेट का कंसंट्रेशन हमें पता नहीं चल पाएगा, बिकॉज आपके पास पहले तो क्या था, जैसे H2SO4 हमने यूज किया है, तो H2SO4 में क्या होगा कि वो टाइट्रेट नीचे जो बीकर में जो दिया हुआ है उसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, सिंपल KMnO4 करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, KMnO4 भी कर देगा और HNO3 भी कर देगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, ओनली डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं ना हमेशा, समझ में आ गया। जैसे K2Cr2SO4 का टाइट्रेशन में पढ़ाऊंगा, वहाँ पे भी हम बात करते हैं, वहाँ पे भी हम यूज करते हैं डाइल्यूट यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो इसको नोट करो, जल्दी से इसको नोट करो, एग्जाम्पल्स करते हैं फिर। ठीक है, बस रीजन आता है ना आपको कि वाई ओनली डाइल्यूट H2SO4 इज यूज्ड ना इन द टाइट्रेशन ऑफ दिस आपके पास। तो चलो एक सवाल लिखो, सवाल लिखो जल्दी से। नेक्स्ट सवाल आपके पास है यहाँ पे, तो एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो, यहाँ पे है इफ 18 ml ऑफ, है ना, फेरस नाइट्रेट है ना, FeNO3 ट्वाइस, इफ 18 ml ऑफ फेरस नाइट्रेट are titrated by, या is titrated by है ना, is titrated by is titrated by, यहाँ पे जो दिया हुआ है titrated by 32 ml of
32 ml ऑफ 0.250 मोलर KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, है ना, एसिडिक मीडियम आपके पास। फाइंड द मोलरिटी ऑफ इसकी हमें मोलरिटी आपको निकालना है। समझ में आ गया? सवाल क्या है बच्चों, सिंपली अगर मैं बात करूँ आगे पास, सवाल आगे पास कुछ ऐसा है कि ये आगे पास बीकर है, सॉरी ब्यूरेट है, ठीक है, ये ब्यूरेट हुआ आगे पास, ठीक है, ये ब्यूरेट आगे पास है। यहां पे ये ब्यूरेट है आपके पास, तो यहां पे हमने कॉनिकल फ्लास्क लिया हुआ, थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं ना, सुंदर नहीं बना, थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं इसको ना, बिल्कुल उसकी तरह दिखना चाहिए। तो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे आपके पास है, ठीक है, कुछ इस तरह से आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिलअप किया हुआ है इस वाले सॉल्यूशन में। आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास KMnO, यहाँ पे इस तरह से KMnO4 फिलअप आपके पास है, यहाँ से यहाँ पे इसमें KMnO4 है, KMnO4 इज हियर, और इसमें जो है आपके पास डियर स्टूडेंट्स, यहाँ के पास है FeNO3 ट्वाइस आपके पास, है ना, FeNO3 ट्वाइस आपके पास, ठीक है। इसका आपके पास 18 ml आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे मैंने ऑन किया 18 ml, तो यहाँ पे जो आपके पास है और इसका कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। इसका कंसंट्रेशन आपको कितना दिया बच्चों, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 0.250 मोलर आपके पास, सिंपल आपके पास, है ना, और आपके पास इसका कंसंट्रेशन में निकालना है। तो सिंपल क्या करोगे, आपको सिंपल क्या फंडा अप्लाई करोगे यहाँ पे, इक्विवेलेंट पॉइंट जब आएगा आपके पास, है ना, सिंपल बोला कि इतना ml इसके साथ रिएक्ट करता है इक्विवेलेंस पॉइंट पे, तो एक इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या करोगे, इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ, है ना, FeNO3 ट्वाइस आपके पास, FeNO3 ट्वाइस। तो यहाँ पे जब रिएक्शन आपके पास होगी, आपके पास रिएक्शन होगी बच्चों, रिएक्शन क्या होगी आपके पास, तो यहाँ पे मुझे बताओ रिएक्शन क्या होगा आपके पास, कि अगर मैं आपसे बात करूँ रिएक्शन की, तो भाई KMnO4 किस में जाएगा, MnO4 माइनस से खुद किस में चला जाएगा बच्चों, Mn+2 में चला जाएगा, और Fe+2 को किस में भेज देगा आपके पास, किस में भेज सकता है, Fe+3 में भेज सकता है आपके पास। तो इसका एन फैक्टर यहाँ से कितना आएगा 5, और इसका एन फैक्टर कितना है 1, तो यहाँ पे कितना होगा, इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 कितना होगा, इसकी नॉर्मलिटी इनटू इसकी वॉल्यूम, और इसकी नॉर्मलिटी इनटू इसकी वॉल्यूम आपके पास, है ना। यहाँ पे इसकी नॉर्मलिटी कितनी आपके पास है, नॉर्मलिटी इसका कितना दिया हुआ है, 2.50, एन फैक्टर कितना हो गया 5, और वॉल्यूम कितना होगा आपके पास 32 ml आपके पास, और इसके आगे पास नॉर्मलिटी की अगर मैं बात इसकी M2 की मैं बात करता हूँ, और एन फैक्टर 1 हो गया, और वॉल्यूम कितना होगा 18 ml आपके पास, है ना। वैसे लीटर इक्विवेलेंट करो या मिली इक्विवेलेंट करो, मिली करोगे दोनों तरफ ml में वॉल्यूम आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे है ना, तो कितना होगा आपके पास, यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से M2 का वैल्यू कितना आ गया, M2 का वैल्यू निकालोगे सिंपली, तो M2 आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे 2.50 इंटू 5 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 18 आपके पास, तो करोगे आपके पास यहाँ से कितना वैल्यू आपके पास आ रहा है, अगर इसको कैलकुलेट करते हो तो ये 9 आ गया, और ये कितना हो गया 16, और कितना आ गया 80.25 इंटू 80/9, है ना, यहाँ पे इस तरह का आपके पास है ना, तो कैलकुलेट कर सकते हो आपके पास, कैन यू फाइंड आउट दिस, है ना। तो ये कितना हो गया 1/4 हो गया आपके पास, है ना, 0.25 है, 0.2 आपके पास कितना हो गया 1/4 हो गया, तो ये वैल्यू कितना हो गया 20, तो 20/9, कहाँ कितना हो गया 20/9 आपके पास, 20/9 मोलर आपके पास। इस तरीके से सिंपल है ना, समझ में आ गया। तो सवाल ये किसका है, एक्चुअली इस टाइप का सवाल पहले भी कर चुके हैं, लेकिन जब आपको वर्ड दे दिया जाए टाइट्रेशन, है ना, तो टाइट्रेशन वाले वर्ड से डरना नहीं है, सिंपली आपके पास, है ना। तो टाइट्रेशन का मतलब सिंपल क्या हो गया, टाइट्रेशन में लो केमिकल इक्विवेलेंस आपको लगाना है। ओके, तो एग्जाम्स में क्या होते हैं, डर जाते हैं बच्चे कि सर की टाइट्रेशन का सवाल था, लेकिन टाइट्रेशन तो हमने छोड़ दिया था, नहीं, ऑलरेडी टाइट्रेशन इज सिंपली द लो ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ओके, जल्दी से इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट सवाल करें। हो गया। नेक्स्ट सवाल अगर मैं दूँ एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, चलो सोल्व करना है इसको ना। इफ 42 ml ऑफ ऑक्सलिक एसिड
acid is titrated by 18 ml of 0.15 molar KMnO4, then find the concentration of KMnO4। तो आपको KMnO4 का कंसंट्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। देखो, थिंक अबाउट इट, सोचो इसके बारे में, कैसे करोगे बताओ मुझे, कैसे करोगे, थिंक अबाउट इट, कैसे करोगे? सिंपल आपके पास लगाओगे फॉर्मूला, फंडामेंटल क्या लगाओगे, सिंपल यहाँ का फंडामेंटल क्या लगाओगे कि आपको ऑक्सैलिक एसिड के साथ आपके पास है ना। अब यहाँ पे क्या बच्चों, पहले आपके पास ब्यूरेट था, ठीक है, ये आपके पास सपोज ब्यूरेट आपके पास है, ये ब्यूरेट था, है ना, ये ब्यूरेट आपके पास है ना, दिस इज द ब्यूरेट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे KMnO फिलअप आपके पास है, यहाँ पे KMnO4 आपके पास है, यहाँ पे KMnO4 आपके पास है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये वाला जो कॉनिकल फ्लास्क आपको दिया हुआ है, जो ये आपके पास है, ये वाला जो फ्लास्क आपको दिया हुआ है, या आप ये मान लो, ठीक है, यहाँ पे जो रखा हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है ऑक्सैलिक एसिड आपके पास, ऑक्सैलिक एसिड आपके पास, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड आपको दिया हुआ है सिंपली। अब क्या होता है कि यहाँ पे ना KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड आपके पास, बस सिंपल ये करना है। तो KMnO4 का तो आपको पता है, KMnO4 का कंसंट्रेशन कितना हो गया 0.15 मोलर, और इसकी वॉल्यूम कितनी कंज्यूम आपके पास हुई है 18 ml इसकी कंज्यूम हुई है ना यहाँ पे। और यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड मैंने कितना लिया है, ये 42 ml आपके पास है, 42 ml है, और इसकी मोलरिटी हमें फाइंड आउट करनी है, मोलरिटी क्या करनी है हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे, सिंपली N1V1 इक्वल टू N2V2, और ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर कितना होता है, यहाँ पे KMnO4 क्या करेगा, KMnO4 आपके पास क्या करेगा, खुद तो क्या करेगा MnO4 माइनस से खुद किस में चला जाएगा Mn+2 में। अब यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है कि सर यहाँ पे मीडियम कौन सा है, ऑक्सैलिक एसिड है तो एसिडिक मीडियम है, ऑलरेडी मीडियम आपके पास एसिडिक आपके पास है, और ऑक्सैलिक एसिड को किस में भेज देता है आपके पास, ये CO2 में भेज देता है आपके पास, है ना, तो CO2 में। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना आता था, यहाँ पे एन फैक्टर कितना आता था, ऑक्सैलिक 2 आता था, यहाँ पे एन फैक्टर कितना आता है 5 आता है आपके पास, है ना, क्योंकि यहाँ पे +3 से +4 में जा रहा है, तो एक पे चेंज 1 का, तो 2 पे 2 का, तो ऑक्सैलिक एसिड में एन फैक्टर 2 याद करना बताया था ना, भूल गए? इधर देखो कार्बन कितना आपके पास है, सिंपल यहाँ से देखो +3 से किस में जा रहा है, +4 में जा रहा है, तो एक कार्बन पे चेंज कितने का 1 का, एटम्स कितने 2, तो एन फैक्टर कितना आएगा 2। फेरस ऑक्सलेट था वो, दैट इज फेरस ऑक्सलेट में क्या था, फेरस खुद भी +3 से +2 से +3 में जा रहा था, है ना, यहाँ पे समझ में आ गया। तो आप सिंपली क्या करोगे, सिंपली आप करोगे इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, दोनों को इक्विवेलेंट क्या करोगे, बराबर करोगे, तो इसकी नॉर्मलिटी इनटू इसकी N1V1 इक्वल टू N2V2 यहाँ पे, और इसकी नॉर्मलिटी हमें क्या मिलेगी, इसकी मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, और इसकी वॉल्यूम कितना आपके पास है, वॉल्यूम आपके पास 42 ml है, ठीक है, ml में है तो मिली इक्विवेलेंट बराबर हो गए, और यहाँ पे कितना आएगा 0.15, एन फैक्टर 5, और इसकी वॉल्यूम कितनी है आपके पास, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 18 ml। तो यहाँ से M1 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या, कर सकते हो इजीली। यहाँ पे तो बेसिकली क्या होता है कि जब जैसे हम अपने स्कूल्स में क्या है, बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन आपको कराया जाता है। जैसे मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट में था, आईसीआर भोपाल में मैं जब था, तो अलग अलग बहुत सारे स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता था, बहुत सारे बेसिक केमिस्ट्री लेबोरेटरीज होती है ना, बहुत सारे टाइट्रेशन वहाँ कराए जाते थे। तो आपको बिल्कुल पहले क्या होता था, आपको साइंटिस्ट बनना है तो स्टार्टिंग बेसिक्स है, चलो बेसिक्स कराए जाते हैं, बिल्कुल बेसिक। तो एक्चुअली क्या हम लोग तो स्कूल्स में कर चुके होते थे, वो प्रिज्यूम करते कि आप कुछ भी करके नहीं आए। तो टाइट्रेशन होता है डिफरेंट टाइट्रेट, KMnO4 का हुआ के पास, या फिर अलग अलग फिर K2CR2 उनका हुआ, ऑक्सैलिक एसिड हुआ के पास, है ना, सीरियम आपके पास हो गया। तो अलग अलग टाइप के टाइट्रेशन होते थे। अब एग्जैक्टली क्या होता था, यहाँ पे ये वाली जो रीडिंग्स होती थी ना, यहाँ पे हमें 4-5 रीडिंग्स लेनी होती थी, उसका फिर एवरेज लेते थे, एवरेज वैल्यू। तो क्या होता था, अब धीरे धीरे आपके पास होता था, इधर देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ आपके पास, है ना, तो टाइट्रेशन पूरा सेटअप आपके पास इस तरह से होता था, है ना, कि इधर देखो यहाँ पे, ठीक है, धीरे धीरे अब आपको पता होता है। अब इधर देखो, पहले हमें सजेस्ट किया जाता है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप चलना है, एक सिंगल ड्रॉप, है ना, तो आराम से धीरे धीरे स्टार्टिंग में। तो
पहली बार जब एक्सपेरिमेंट किया तो इसको मिक्सअप करते गए, आप कब तक मिक्स करोगे, है ना। तो आप क्या होते स्मार्ट बन जाते हो, बोलते हो कि यार यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ड्रॉप बाय ड्रॉप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड होके, अभी कलर चेंज नहीं हुआ, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता था। तो आप क्या करते थे, तो पहले दिन एक्सपेरिमेंट किया, दूसरे दिन किया, फिर हम कहते थे कि वेट करो, हम स्टार्ट ही नहीं करते एक्सपेरिमेंट को। ये जो कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, है ना, साथ वाले आसपास वाले जब एक्सपेरिमेंट करते थे कि उनकी रीडिंग्स देखते थे कि एवरेज रीडिंग कितनी आ रही है। सपोज एवरेज रीडिंग यहाँ पे वॉल्यूम कंज्यूम जो हो रहा है इसका, वो आपके पास आ रहा है कि 20 ml कंज्यूम हो रहा है, तो हम लोग क्या करते थे 15 ml तक तो एक बार खोल देते थे, पूरे इसको ओपन कर देते थे और फिर इसको मिक्स कर देते थे और फिर से वापस बंद, है ना, फटाफट, और फिर मिक्स किया, अभी चेंज नहीं हुआ, फिर हमें पता 20 के आसपास आई, फिर 18 तक फिर ओपन कर दिया, फिर अब 2 ml आपके पास बचा, उसके बाद में 2 ml के बाद में धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप, है ना। तो फिर बाद में लगा कि है ना यहाँ पे, तो अब होता है क्या है कि ये कलर जैसे कलर चेंज हुआ, तो इसको क्या होता है थोड़ी सी देर तक आपके पास यही सॉल्यूशन आपके पास आपको दिखाना होता था आपके इंस्ट्रक्टर को कि हाँ मैंने 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीडिंग ली है। अब एक बच्चा है आपके पास जो आपका साइड वाला है, तो बहुत वो ड्रॉप बाय ड्रॉप कर रहा है, और एक आप हो आलसी, है ना, एक साथ ही कर दिया आपने, है ना। तो उसमें क्या होता था, उसमें ये कलर आ, ये कलर स्टैंड रहा, वो तुरंत थोड़ी देर बाद में आप रखते हो ना आपके पास, ठीक है, आपका इंस्ट्रक्शन आता है आपके पास। एक बार मेरे साथ हुआ था, तो कि रीडिंग दिखानी होती थी आपको, तो मैं गया इंस्ट्रक्टर को, दूर थे आपके पास, मैं बुला के लगा मेरी रीडिंग आ गई है, ठीक है, ये कलर तो मैंने फट से लिया, दिखा देते हैं, काम खत्म, जल्दी निकल जाएंगे लैब से फटाफट, है ना। तो ये क्या हुआ कि ये वाला जो सॉल्यूशन था पिंक कलर का था, उधर से मैं गया, इंस्ट्रक्टर जब तक पहुंचा तब तक ये कलरलेस हो चुका था उन्होंने कहा क्या बेवकूफ़ बना रहा हो मेरे को, है ना। उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि थोड़ी सी देर तक स्टैंड करते हैं ना, धीरे धीरे करते हो, मतलब लॉन्ग टर्म तक ये यहाँ पे कलर रहता है। अगर आप सडनली करोगे थोड़ी देर में कलर चेंज भी हो जाता है, तो फिर वापस करो, मेरे सामने करो, फिर दोबारा मेरे को एक बार एक्सपेरिमेंट कराया था पूरा बैठ के, तो है ना। तो इस तरह बिल्कुल बेसिक तरीके से चीज़ों को सीखना होता है, तो ईमानदारी से करो, है ना, साइंस है तो साइंस को ईमानदारी से, है ना। जब कभी जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे कभी आपका ना, तो कभी मौका मिला आपको कॉलेज में करने का टाइट्रेशन, तो जरूर करना ना, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। तो ये आगे पास था बच्चों, इस तरह के आगे पास परमैंगनेट टाइट्रेशन आगे पास हो गया ना यहाँ पे, क्लियर है। तो इस तरह से आप बहुत सारे सवाल कर सकते हो आगे पास। जैसे कि मैं एक और सवाल आपको देता हूँ कि सोडियम ऑक्सीडेट वाला ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो बाकी सवाल ज़्यादा। अब इसमें क्या है बच्चों, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था आगे पास, है ना, कि इस तरह से बिल्कुल टाइट्रेशन का मुझे बेसिक मतलब यही है कि बिल्कुल सिंपल फंडा समझाना कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस N1V1 = N2V2। तो KMnO4 के बहुत सारे सवाल हम क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बेसिक फंडामेंटल से कोई भी क्वेश्चन आया आप कर सकते हो आराम से, क्लियर है यहाँ पे, है ना। अब मैं बात करता हूँ डाइक्रोमेट टाइट्रेशन के पास, डाइक्रोमेट का के पास हो गया, किसके टाइट्रेशन की अगर मैं बात करता हूँ पास, जैसे K2Cr2O7 के टाइट्रेशन की अगर मैं बात करता हूँ पास यहाँ पे, तो ये खुद के आगे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आगे पास, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आगे पास इज जनरली यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन एसिडिक मीडियम, और प्रोवाइडेड आगे पास क्या हुआ, मीडियम कौन सा आगे पास, डाइल्यूट H2SO4 है। कि व्हाई द डाइल्यूट H2SO4 डी स्टूडेंट्स, डाइल्यूट H2SO4 क्यों आगे पास है, तो सिंपल रीजंस क्या आएगा, डाइल्यूट H2SO4 क्यों यूज करते हैं, सिंपली वही यूज करते हैं, HCl क्यों यूज नहीं करते, या हम HNO3 क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि HCl क्या होगा बच्चों, HCl आगे पास खुद क्या होगा, Cl- से Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता फिर भी कर देता है इसको ना। और HNO3 अगर हम यूज करेंगे तो HNO3 एक खुद एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए हम डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं। यहाँ पे जो इंडिकेटर होता है के पास डाइफिनाइल अमीन, हम यहाँ पे जो इंडिकेटर होता है वो यूज करते हैं पास, है ना, यहाँ पे, बिकॉज KMnO4 वाली जो रिएक्शन होती थी बच्चों, KMnO4 तो खुद ही क्या होता है, सेल्फ इंडिकेटर होता था, तो कलरलेस से पिंक हो जाता था। यहाँ पे जो कलर चेंज होगा ब्लू कलर हो जाएगा, बिकम्स ब्लू, कलरलेस टू ब्लू आपके पास हो जाएगा, इज द इंडिकेशन ऑफ एंड पॉइंट, तो वो एंड पॉइंट का इंडिकेशन होता है। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपके पास अगर मैं बात करूँ आपके पास इस तरह के टाइट्रेशन होते थे ना, तो ऑलरेडी हम क्या करते थे, यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप, है ना, फिनाइल अमीन को डाल देते थे ड्रॉप बाय ड्रॉप आगे पास, तो ये आगे पास होता था सिंपल, बस ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, तो किसका इंडिकेशन के लिए काम आएगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो रिड्यूसिंग एजेंट किसका होगा आपके पास, Fe+2 फेरस आयन का आपके पास हो गया, या ऑक्सलेट का हो गया, या क्या हो गया, पोटेशियम आयोडाइड सोल्ट हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, ये क्या करता है बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास करेगा ये आपके पास यहाँ पे Fe+2 को किसमें भेज देगा, Fe+2 को ये Fe+3 में भेज देता है आपके पास, है ना, यहाँ पे। और ऑक्सलेट का आपने देखा होगा C2O4 2- को किस में भेज देता है, CO2 में भेज देता है।
आयोडाइड सोल्ट को I- को भेज देता है, I2 में भेज देता है आपके पास। इट्स सेंस है ना, यहाँ पे इस तरह से रिएक्शन आपके पास हो जाती है। यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना आएगा, यहाँ पे आपके पास एन फैक्टर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ I- से I2, तो एन फैक्टर कितना आएगा आपके पास, एन फैक्टर 1 आएगा आपके पास, है ना यहाँ पे, ठीक है। एन फैक्टर 1 आएगा, यहाँ पे एन फैक्टर कितना आता था, 2 आता था, यहाँ पे एन फैक्टर कितना आता है, 1 आता है आपके पास, है ना यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से डाइक्रोमेट आपके पास, क्लियर, समझ में आएगा। बस यहाँ पे बस ये वाला पॉइंट ध्यान रखना के पास, है ना, कि डाइफिनाइल अमीन कभी आपको बोल दे इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर आपके पास, तो उसको लैंग्वेज से आपको समझना के पास, है ना, कि कैर्बोनोफोर में क्यों यूज नहीं करते, बिकॉज वो खुद ही क्या होता है, एक सेल्फ इंडिकेटर आपके पास होता है, इट्स सेल्फ इंडिकेटर। यहाँ पे हमें इंडिकेटर को ऐड करना पड़ता है इक्विवेलेंस पॉइंट पे, कलरलेस से जैसे ब्लू बनेगा तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे, क्लियर, समझ में आ गया, इसको नोट कर लो। अब सिंपल इसके सवाल करते हैं ना, सिंपल आपके पास, है ना, तो डिफरेंट टाइट्रेशन से सवाल होते हैं, ओके करें। इधर देखो, यहाँ पे आपके पास है ना, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कंसिडर ए टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन विद एसिडिफाइड मोर सोल्ट आपके पास, सॉल्यूशन आपके पास, है ना, मोर सोल्ट आपके पास क्या था बच्चों, FeSO4, उसमें मोर सोल्ट में FeSO4, है ना, अमोनियम सल्फेट .6H2 आपके पास। तो आयरन किस में होता था आपके पास, आयरन यहाँ होता था +2 में, किस में जाएगा आपके पास, +3 में, है ना। यूजिंग डाइफिनाइल अमीन एज इंडिकेटर आपके पास, यहाँ पे इंडिकेटर दिया हुआ है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोर सोल्ट रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ डाइक्रोमेट आपके पास क्या होगा, तो सिंपल आप क्या करोगे, सिंपल आप यहाँ से लगाओगे बाय इक्विवेलेंस ऑफ मोर सोल्ट इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr2O7, डाइक्रोमेट के आगे पास होंगे, और खुद किस में चला जाएगा डाइक्रोमेट, Cr2O7 2- एसिडिक मीडियम में किस में चला जाता है आगे पास, ये चला जाता है क्रोमियम +3 में आगे पास, एसिडिक मीडियम आगे पास ना। तो ये आगे पास जो है ना, यहाँ पे जो टाइट्रेशन में हम यूज किया जाता है आगे पास, जैसे कि मैंने आपको लास्ट पॉइंट आगे पास था यहाँ पे, कि यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 यूज किया जाता है, वाई वी कांट यूज इन बेसिक मीडियम, है ना आगे पास। तो यहाँ पे बेसिक मीडियम वगैरह में क्या होता है आगे पास, वो किस में जाएगा, क्रोमेट में चला जाएगा, मैंने बताया था ना आपके पास। तो बेसिक मीडियम में आपके पास क्या होता है बच्चों, Cr2O7 2- से आपके पास Cr4 2- में चला जाता है, बेसिक मीडियम आपके पास, है ना यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्रोमियम +6 से +6 में रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके पास कि व्हाई द एसिडिक मीडियम नॉट बेसिक मीडियम, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिक मीडियम, ये रिडॉक्स में रिएक्शन पढ़ते हो, सॉरी डी ब्लॉक में रिएक्शन पढ़ते हो, उसका यूज कर ले आपके पास। तो सिंपल बोलना है यहाँ पे कि ये केवल +6 से +6 ही रहता है आपके पास, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगी, एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी नहीं, तो इसीलिए ना यहाँ पे ना बिल्कुल बेसिक आपके पास। तो कितना आंसर आ रहा है इसका, बताओ भाई, इसका आंसर कितना आ रहा है, इक्विवेलेंस ऑफ मोर सोल्ट इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr2O7, कितना आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन आंसर आएगा। क्या करोगे, इक्विवेलेंस ऑफ मोर सोल्ट इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr2O7, इसका इक्विवेलेंट क्या करोगे, मोल्स इनटू एन फैक्टर, तो मोर सोल्ट का एन फैक्टर 1 आएगा, इसी के मोल्स आपको निकालने हैं। इसके इक्विवेलेंट्स मोल्स कितना दिया हुआ 1 और एन फैक्टर कितना होगा 6, तो आंसर कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, इज इट क्लियर। नेक्स्ट सवाल दूं, इसको नोट कर लो जल्दी से ना, फिर नेक्स्ट सवाल करते हैं। करें नेक्स्ट सवाल। हाँ, यहाँ पे आपके पास है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ K2Cr2O7 विच विल कंप्लीटली रिएक्ट विद इतना मोलर ऑफ इतना के पास Ki सॉल्यूशन। ये भी एक टाइट्रेशन का सवाल आपके पास हो गया है ना यहाँ पे। तो कितना आपके पास जरूरत पड़ेगा आपके पास, तो सिंपल आपके पास यहाँ पे है, क्या करना आपके पास, यहाँ पे सिंपली क्या करना पड़ेगा भाई, ये क्या करेगा K2Cr2O7 Cr2O7 2- खुद किस में चला जाएगा, क्रोमियम +3 में चला जाएगा, है ना यहाँ पे, और ये I- को किस में भेज देगा आपके पास, I2 में,
है ना, I- को किस में भेज देगा, I2 में। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ गया, ये कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आगे पास, तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा 1 आगे पास, एन फैक्टर कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ जाएगा 6 आगे पास। तो आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट्स ऑफ या मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Ki सॉल्यूशन आगे पास, Ki सॉल्यूशन आगे पास, Ki यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट्स K2Cr2O7 का आपको निकालना। तो यहाँ पे क्या करोगे, इसके मिली मोल्स है ना, मिली मोल किसके, Cr2O7 2 माइनस के इनटू इसका एन फैक्टर कितना आएगा 6 इक्वल टू इसकी नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई है, नॉर्मेलिटी आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे, इसकी नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो नॉर्मेलिटी को मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, नॉर्मेलिटी कितना है आपके पास, डायरेक्टली बताओ कितना आपके पास है 0.1, और एन फैक्टर भी इसका 1 था आपके पास, इसलिए नॉर्मेलिटी आगे पास ये आ गई, और वॉल्यूम कितना है 40 आगे पास। तो वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से आगे पास, कितना मिलीमोल चाहिए 4/6, तो दैट इज इक्वल टू 2/3 आगे पास। तो मिलीमोल कितना आ जाएगा, मिलीमोल आगे पास कितने आ जाएंगे, Cr2O7 2 माइनस 2/3, आंसर कितना आ जाएगा 2/3। आ गया समझ में। तो ये भी एक टाइट्रेशन का सवाल होगा आपके पास है ना, यहाँ पे टाइट्रेटेड। अब इसकी लैंग्वेज बोल दिया जाता कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ K2Cr2O7 विच विल कंप्लीटली रिएक्ट विद इतना आपके पास। तो टाइट्रेशन का सवाल आपके पास है, ये भी क्लियर है। नोट कर लो इसको। क्लियर। अब अगला सवाल आपके पास है, यहाँ पे बोला गया इन द, ये आपके पास एमसीक्यू है ना, मोर देन वन करेक्ट आपके पास है ना, मोर देन वन करेक्ट आपके पास है ना, मोर देन वन ऑप्शन आपके पास है। इधर देखो बोला गया है इन द टाइट्रेशन ऑफ डाइक्रोमेट एंड फेरस सल्फेट आपके पास, फेरस सल्फेट आपके पास है, फॉलोइंग डाटा इज ऑब्टेन आपके पास कि V1 ml ऑफ डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ऑफ मोलरिटी M1 रिक्वायर्स V2 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मोलरिटी M2 आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर ट्रू फॉर द अबाउट टाइट्रेशन आपके पास। मतलब यहाँ पे क्या करेगा, फेरस सल्फेट आपके पास है, तो आपको पता है कि भाई Fe+2 को किस में भेज देगा आपके पास, Fe+3 में भेज देगा। तो आपको इसका एन फैक्टर यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 1 आएगा, यहाँ पे कितना आपके पास एन फैक्टर है 6। तो आपको क्या करोगे, तो यहाँ पे सिंपल आप करोगे भाई इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ फेरस सल्फेट आपके पास। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है V1 ml आपके पास, मोलरिटी M1। तो क्या करोगे, तो यहाँ पे आप करोगे N1V1 इक्वल टू N2V2 है ना, या आप करोगे इसकी नॉर्मलिटी आपके पास है ना, और नॉर्मलिटी क्या करोगे M1 इंटू 6 M1 इंटू V1 इक्वल टू कितना करोगे M2 V2 आपके पास। तो ये दोनों रिलेशन आपके पास आएंगे, तो कौन सा ऑप्शन आपके पास आएगा, ये भी है ना, ए और सी है ना, ये मोर देन N1V1 इक्वल टू दिस आपके पास। समझ में आ गया, यहाँ पे क्लियर है। तो बस बेसिकली आपको इस तरह से करना होता है, देख के आपके पास है ना। तो लैंग्वेज थोड़ी सी लिख रहा है कि डाइक्रोमेट टाइट्रेशन है, तो वर्ड से आपको डरना नहीं है। एक और सवाल आपके पास यहाँ करते हैं ना, एक और सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूँ आपके पास, ये एग्जाम्पल आपके पास है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ मोलर सोडियम ऑक्सलेट solution will be oxidized आगे पास, ये सवाल आगे पास है ना। ये भी आगे पास क्या होगा कि सोडियम ऑक्सलेट है, इसका टाइट्रेशन हम कर रहे हैं आगे पास, इतना मोलर हो एसिडिफाइड डाइक्रोमेट आगे पास। तो सिंपल क्या करोगे, कैसे निकालोगे, सिंपल तो यहाँ पे सिंपली आप ना डायरेक्टली निकालोगे। सिंपल कैसे निकालोगे, यहाँ पे अब आपको पता है कि ऑक्सलेट का आगे पास, ऑक्सलेट को किस में भेज देगा आगे पास, C2O4 2 माइनस से किस में भेज देगा CO2 में भेज देगा। तो इसका एन फैक्टर यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा सिंपली,
है ना। यहाँ पे +3 से कार्बन किसमें आपके पास है, +3 में था, +4 में भेज देगा तो एन फैक्टर 1 का चेंज आ रहा था, 2 पे कितना का चेंज आएगा, 2 का एन फैक्टर 2, और यहाँ पे कितना होगा इसका खुद किसका है, तो Cr2O7 2 माइनस से खुद किस में चला जाएगा, क्रोमियम +3 में चला जाएगा, एन फैक्टर यहाँ पे कितना आता है 6 डायरेक्टली। तो सिंपल क्या करना, इक्विवेलेंट्स ऑफ डाइक्रोमेट आपके पास है ना, Na2C2O4 इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ किसका, डाइक्रोमेट K2Cr2O7 आपके पास यहाँ पे बराबर कर दोगे तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा आपके पास। तो यहाँ पे अगर बात करता हूँ या मिली इक्विवेलेंट बात कर लो आपके पास है ना, तो मिली इक्विवेलेंट की बात कर लेते, चलो कोई बात नहीं है ना। तो यहाँ पे आपके पास हो गया 0.0125 नॉर्मेलिटी थी, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर 2 हो गया। उसकी वॉल्यूम हमें चाहिए ml में, वॉल्यूम किस में आपके पास, ml में आपके पास है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कितने हो गए, यहाँ पे आपके पास यहाँ हो गए 0.015 एन फैक्टर 6 इंटू 20 आपके पास यहाँ पे। तो यहाँ पे V in ml आप फाइंड आउट कर लोगे, कर सकते हो आपके पास। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस क्या होते हैं बच्चों टाइट्रेशन के पास होते, तो इन चीज़ों से क्या डरना नहीं है आपको ना। तो दीज आर द बेसिक थिंग ऑफ टाइट्रेशन आपके पास। क्लियर है, ये सब क्लियर है क्या, कितना आ रहा है 12, ओके वेरी गुड आपके पास है ना। तो और सवाल करना है, और तो कर सकते हो आपके पास है ना। तो एक सवाल आपके पास है, एक और लास्ट सवाल आपके पास है यहाँ पे अगर करना चाहोगे। अगला सवाल आपके पास है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ आपके पास, यहाँ पे आपके पास है इन रिडॉक्स टाइट्रेशन 12.38 ml of 0.225 molar Cr2O7 2 minus is oxidized was needed to completely oxidize the Br minus in a 20 ml sample of NaBr. Calculate original concentration of Br माइनस। ठीक है, यहाँ पे सवाल आपको दिया हुआ है, ठीक है, हाउ यूज अप्रोच है ना, करेंगे उससे v निकल जाएगा, फिर n/v कर देंगे। हाँ, अब सिंपली आपके पास क्या करना बच्चों यहाँ पे, अब एक सिंपल फंडामेंटल यूज करो। आपको एक रिडॉक्स टाइट्रेशन आपके पास कर रहा है, आपके पास रिडॉक्स टाइट्रेशन आपके पास क्या है, सिंपल आपको इक्विवेलेंट बराबर करने हैं, तो Cr2O7 2 माइनस आपके पास, Cr2O7 2 माइनस तो खुद तो किस में चला जाएगा, क्रोमियम +3 में चला जाएगा है ना। और जो Br माइनस को किस में रीड कर देगा आपके पास, Br माइनस को कर देगा Br2 में। अब इसमें डरना नहीं है, आयोडीन वाला था ना आपके पास, आयोडीन वाला था तो आयोडीन में था, जैसे लास्ट सवाल मैंने कराया ना आपके पास, यहाँ पे ये वाला सवाल था आपके पास, ये वाला आपके पास है ना, KI सॉल्यूशन आपके पास था। अब यहाँ पे क्या था, NaBr सॉल्यूशन आपके पास है, तो सिंपल आपको डरना नहीं है, सिंपल क्या Br माइनस से Br2 में एन फैक्टर कितना आएगा, यहाँ से यहाँ पे एन फैक्टर आता था 6, यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा Br माइनस का। तो क्या करोगे आपके पास, आप करोगे इक्विवेलेंट्स ऑफ Cr2O7 2 माइनस इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ Br माइनस, इक्विवेलेंस बराबर कर दोगे आपके पास, तो इतना आपके पास है ना। तो यहाँ पे नॉर्मलिटी इनटू दिस करोगे तो इसकी तो 0.225 इंटू 6 कितना आ रहा है 12.38 इक्वल टू कंप्लीटली इन आगे पास, तो 20 ml आगे पास है ना। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसकी, अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मलिटी ऑफ Br माइनस इंटू वॉल्यूम कितना आपके पास है 20, तो ये इसको बोल दो मोलरिटी ऑफ Br, एन फैक्टर कितना आएगा 1 आएगा इंटू 20 यहाँ से, तो कितना आ रहा है आपके पास ये 0.225 इंटू 6 इंटू 12.38 आपके पास। तो मोलरिटी ऑफ Br आपके पास कितना आ गया,
मोलरिटी ऑफ बी आर आपके पास आ जाएगा यहाँ से 0.225 इंटू 6 इंटू 12.38 डिवाइडेड बाई 20 आपके पास 20 हो गया, तो 10 और ये हो गया 3, 12 10 आपके पास, तो ये वैल्यू कितना हो गया 0.675 इंटू 1.238 आपके पास। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, समझ में आ गया। अब आपके पास कुछ इस तरह का टाइट्रेशन आपके पास आ गया आपके पास है ना, तो यहाँ पे अब टाइट्रेशन आ सकता है बच्चों ना कि फेरस ऑक्सलेट का भी आ सकता है आपके पास, जो अलग अलग आपने एन फैक्टर निकाला था सिंपली आपके पास है ना, या फेरिक ऑक्सलेट का भी आ सकता है यहाँ पे, फेरस सल्फेट हो गया आपके पास। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स हो आपके पास, यहाँ पे टाइट्रेशन कर सकते हो, जितने मैंने एन फैक्टर निकला है आपसे है ना। तो सिंपल इक्विवेलेंस, तो सिंपल समझ में आ गया टाइट्रेशन में फंडामेंटल आपके पास। मैंने फंडामेंटल क्या हो गया, टाइट्रेशन इज नथिंग न्यू आपके पास, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है। मैंने आपको पहले बताया था कोई भी क्वेश्चन आप करोगे, अब आपको जितने PYQ आप कर सकते हो जाके आराम से है ना, जो होमवर्क आपको मिला वो अटेम्प्ट करना, टाइट्रेशन के ऊपर आपके पास है ना। और एक और टॉपिक होता है इसमें आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री टाइट्रेशन आपके पास है ना, आयोडो और आईडी है ना, यहाँ पे आयोडीमेट्री। तो सिंपल उसमें कुछ नहीं होता, आयोडीन की रिएक्शन होते हैं सिंपली है ना, तो उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे आपके पास। ओके ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जो बच्चे सेशन में नए थे, ये मेरा टेलीग्राम चैनल आपके पास है, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे पूरे इस लेक्चर्स के PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे, और जो क्लासेस के और भी टेस्ट पेपर क्विज पेपर जो होंगे आपको अवेलेबल हो जाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप मेरे से अपने केमिस्ट्री के डाउट पूछ सकते हो आपके पास, और द ग्रेट होल नीट हमारा अनअकैडमी कोटा ऑफलाइन क्लासेस का चैनल आपके पास है। तो यहाँ पे ये आपके पास लिंक दिया हुआ है, इसको ज्वाइन करना, क्लासेस का शेड्यूल मिल जाता है। और प्लस और आइकॉनिक में आपको मैं बता रहा था बच्चों, दी ज़्यादा पेड क्लासेस ऑर्गेनाइज, क्योंकि कोई भी एग्जाम्स को करेक्ट करने के लिए एक अच्छे टीचर्स, अच्छे नोट्स आपको चाहिए, अच्छे असाइनमेंट आपके पास हो गए, वीकली टेस्ट हो गया, मटेरियल हो गया, और इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पे टीच करते हैं। तो प्लस और आइकॉनिक आपके पास कहता है, आइकॉनिक में आपको मेंटोर मिलता है जो पर्सनली गाइड करता है, वहाँ पे टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर्स आपके पास होते हैं। और प्राइसेस की मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, आपके पास प्राइसेस आपके पास तो प्लस और आइकॉनिक की प्राइसेस की बस आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप लोकेश चौधरी नीट कोड यूज करते हो आपके पास, डियर स्टूडेंट्स। ओके, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।